नमस्कार साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड 2019 एक बड़ी विपत्ति बनकर पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। मैं असम की अगर बात करूं, 20 मार्च 2020 से न सिर्फ बाजार बल्कि सरकारी कार्यालय भी काफी दिनों तक बंद रहे हैं। इस दौरान बहुत से जरूरी काम जो हो चुके होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। यदि मैं टैक्सेशन मामलों पर आता हूं, असम वेट एक्ट, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, असम एंट्री टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे एक्ट है जिसमें काफी कुछ कार्यों की समय सीमा इस दौरान पार हो गई। इसके उपाय किए जाने एक्सपेक्टेड थे। तो जीएसटी लॉ में जिस तरह से किया गया उसी तर्ज पर असम में माननीय गवर्नर महोदय द्वारा एक ऑर्डिनेंस 27 मई 2020 को जारी किया गया, जिसे 30 मई 2020 को नोटिफाई किया गया था। उस ऑर्डिनेंस के माध्यम से असम वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005 में एक सेक्शन 111 डाला गया, 111। ये सेक्शन क्या था? इस सेक्शन के तहत सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि फोर्स मेजर के चलते यदि कानून में दिए गए कोई कार्य समय सीमा पर कंप्लीट या कंप्लाइड न हो पाए तो उन समय सीमा को तुरंत प्रभाव से या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा सके। फोर्स मेजर की बात को सिर्फ कोविड 2019 के साथ नहीं जोड़ा गया, बल्कि फोर्स मेजर का मतलब यह बताया गया, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फोर्स मेजर मीन्स ए केस ऑफ वार, पेंडेमिक, एपिडेमिक, फ्लड, ड्राउट, फायर, साइक्लोन, अर्थक्वेक or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provision of this act. इस सेक्शन 111 के तहत अपने पावर को यूज करते हुए राज्य सरकार ने 18 अगस्त 2020 को एक नोटिफिकेशन इशू किया, जिसमें ये कहा गया कि 20 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान जो भी समय सीमाएं थी कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एक्शन के लिए, वो सारी समय सीमाएं 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, यदि वो कार्य अथॉरिटी द्वारा किया जाना था या वो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए था। अगर मैं इसे पूरे सही तरीके से बताऊं, काफी बड़ा सेंटेंस है। वेर कोई भी समय सीमा किसी भी कार्य को कंप्लीट करने या कंप्लाई करने के लिए अगर प्रिस्क्राइब्ड, स्पेसिफाइड और नोटिफाइड किया गया था असम एक्ट में, जो कि 20 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के बीच पड़ रही थी, और उन कार्यों को उस समय सीमा के दौरान नहीं किया जा सका, तो उन सभी की समय सीमा बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी गई है।
ये उन कार्यों पर भी लागू होता है जो सरकारी अफसरों द्वारा किया जाना चाहिए था। ये उन कार्यों पर भी लागू होता है जो अन्य द्वारा किया जाना चाहिए था। यानी 20 मार्च 2020 से 30 जून 2020 में जो भी ड्यू डेट पड़ रहे थे उन सबको आगे बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर 2020 तक के लिए, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। हम उस कंडीशंस पे बाद में आएंगे, क्योंकि सेक्शन 1 जो हमें ये अधिकार दे रहा है, ये जो पावर दे रहा है सर डेट बढ़ाने का, ये कुछ इंक्लूजन्स दे रहा है, कुछ क्लेरिफिकेशन टाइप का इंक्लूजन्स है, जिसे आप समझिए कि सरकारी अफसरों के लिए कह रहा है कि उनको क्या क्या काम कर सकते हैं, इस दौरान किन किन चीजों का एक्सटेंशन हुआ है। कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स, पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर, इश्यूएंस ऑफ एनी नोटिस, issuance of intimation, issuance of notification, sanctioning or approval or such any other action by whatever name called, by any authority, commission or tribunal, by whatever name called under the provisions of the act stated above। यानी जो भी कार्य 20 मार्च से 30 जून तक सरकारी अफसरों द्वारा होना चाहिए था, सरकारी महकमे द्वारा होना चाहिए था, वेट एक्ट के संबंध में जो अगर नहीं हो पाया है तो उन सभी कार्यों को 30 सितंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। मोटा मोटी ये बात। अब दूसरी बात कह रहा है कि जो कि जाहिरा तौर पर डीलर्स के लिए एप्लीकेबल है, फाइलिंग ऑफ एनी अपील, reply or application or furnishing of any report, filing or furnishing of any document, filing of return, filing of statement, filing of such other record by whatever name called under the provisions of the VAT Act। यानी डीलर्स को अगर कोई अपील फाइल करनी थी, कोई कागज जमा देना था, कोई दस्तावेज जमा देना था, किसी नोटिस का जवाब देना था, और जो उस दौरान नहीं दे पाए उन सबकी समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई। बहुत ही सुंदर प्रावधान है। लेकिन 9 सेक्शंस को इससे बाहर निकाल दिया गया। सेक्शन कौन कौन से हैं? 21, 29, 30, 52, 56, 74, 75, 76 एंड 77। इन सेक्शनों पर बात करने के पहले एक चीज ये समझ लेते हैं कि वेट एक्ट क्या आज लागू है? यस, दो सेंस में लागू है। जो पुराने काम पेंडिंग है, जो पुराने रिटर्न लगे हुए या लगने चाहिए थे, उनका असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट होना है। दूसरा, जो चीजें जीएसटी में नहीं है, जैसे लिकर और कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो सारे वेट में कवर्ड है। तो यानी उन सारी चीजों के लिए वेट के लॉज एज इट इज लागू है। तो अब हम देखते हैं 21 से लेकर के 77 के ये 9 सेक्शन कौन से हैं जिन पर ये सेक्शन 111 लागू नहीं हो रहा। सेक्शन 21 जैसा कि आप जानते हैं ये रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने का रजिस्ट्रेशन 20 जून से 30 जून के बीच में ड्यू हुआ है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन अपने समय सीमा में ही करवाना था। उसके कोई ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं है। अगर उसने नहीं कराया है तो उसके लिए उस पर जो भी लीगल एक्शन होना है वो होंगे। रिटर्न्स चाहे मंथली हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे एनुअल हो, जो आपने फाइल करने थे आपको ड्यू डेट पर ही करने थे, उस पर कोई एक्सटेंशन नहीं हुआ है। अगर आपने ड्यू डेट पर फाइल नहीं किया है तो पेनल्टी में भी इम्पोज्ड एंड इंटरेस्ट शैल बी लेविड। ठीक है। सेक्शन 13 रिटर्न डिफॉल्ट्स की बात कर रहा है। अगर आपने रिटर्न टाइमली नहीं लिया है तो जाहिरा तौर पर 18% इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सेक्शन 52 इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अगर आपका कोई असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था जिस पर जो कि आपको पेमेंट करना था और आपने पेमेंट नहीं किया उस ड्यूज का, तो उस ड्यूज पर आपको इंटरेस्ट देना है एज पर सेक्शन 52। उस पर भी आपको कोई छूट नहीं दी गई है। और सेक्शन 52 ध्यान रखने की बात है कि रिफंड का इंटरेस्ट का भी कवर कर रहा है। इसलिए अगर आपका कोई रिफंड उसके पहले से ड्यू हो चुका है तो उस पर आप इसका बेनिफिट शायद आपको मतलब सरकार को न मिले और इस पीरियड का इंटरेस्ट भी सरकार को देना पड़ सकता है।
सेक्शन 56 टैक्स इनवॉइस की बात कर रहा है, यानी अगर आपको टैक्स इनवॉइस जिस समय इशू करना था या कब करना है, जब आप माल बिक्री कर रहे हैं तभी करते हैं। आप ये क्लॉज नहीं ले सकते कि सब कोविड के चलते हमने टैक्स इनवॉइस 10 दिन बाद, 2 महीना बाद, 4 महीना बाद इशू किया। जी नहीं, वो गलत माना जाएगा। ये 5 सेक्शन निकल गए। अब आते हैं सेक्शन 74, प्रोडक्शन ऑफ इंस्पेक्शन अकाउंट्स डॉक्यूमेंट सर्च एंड सीजर के लिए जो भी टाइम लिमिट्स है वो एज इट इज बनी रहेगी। यानी एक टाइम लिमिट तो थी कि भाई आपका वारंट अगर निकल गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन होना पड़ेगा, या फिर आपको आपके कागज पत्र वापस देने की समय सीमा है, आपके कागज को विथहोल्ड करने की समय सीमा है। उन सारी चीजों पर सेक्शन 111 के ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेक पोस्ट हालांकि अभी नहीं है, लेकिन इस संबंध में कोई भी समय का जो सीमाएं थी वो 111 में लागू नहीं होगी। ट्रांजिट पास, जैसे कि आपको पता है कि अगर असम के बाहर से कोई सामान दूसरे स्टेट में असम होते हुए जा रहा हो और वो आइटम अगर वेट में टैक्सेबल हो तो ट्रांजिट पास का प्रावधान अभी भी है। तो इस तरह का कोई ट्रांजिट पास लेना था या वापस करना था, उसके संबंधित जो भी समय सीमाएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। सेक्शन 77 यानी वेट टैक्सेबल गुड्स जो आप बाहर से ला रहे हैं उसके लिए जो भी आपको परमिट्स लेना था उनकी जो समय सीमाएं थी वो एज इट इज बनी हुई है, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन। वो मैं आपको फिर बताऊंगा, बता ही देता हूं कि फॉर्म 61 एंड 62 जो कि रूल 41 में जनरेट हुए थे और जो 20 मार्च 2020 से 20 जून 2000 के बीच एक्सपायर्ड हो गए थे, उन सब की वैलिडिटी 30 जून तक ऑटोमेटिकली बढ़ा दी गई। अब एक सवाल उठता है, क्या असेसमेंट की, अपील की ये सारी समय सीमा सीएसटी एक्ट पर भी लागू होगी? जवाब है हाँ। सीएसटी एक्ट की सारी समय सीमाएं वेट एक्ट से ही तय होगी, लोकल सेल टैक्स एक्ट से तय होगी, यानी असम में असम वेट एक्ट से तय होगी। यानी सेक्शन 39 ऑफ असम वेट एक्ट, सेक्शन 40 ऑफ असम वेट एक्ट will mutadis mutandis apply in case of CST Act and Assam Entry Tax Act also. अब आप कह सकते हैं कि साहब आपने ये जो क्लॉज बी में लिखा कि रिटर्न फाइल कर सकता है, अगर आपने 30 जून तक रिटर्न फाइल नहीं किया, 20 मार्च से 30 जून तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप 30 सितंबर तक कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो साहब ये फिर जो आप सेक्शन 29 को जो एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से विरोधाभासी नहीं हो रही है? एक तरफ आप इंक्लूजन कर रहे हैं कि रिटर्न आप सबमिट कर सकते हैं जो कि आपका ड्यू हो गया था 20 मार्च से लेकर के 30 जून तक, वो 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सेक्शन 29 इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर दोनों को साथ में पढ़ें और इसको एक सही मीनिंग देने की कोशिश करें तो इसका मतलब यह निकलता है कि सेक्शन 29 में जो हम लोगों को रिटर्न लगाना था अपने आप, उसकी ड्यू डेट नहीं बढ़ी है, यानी उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है, उसमें कोई छूट नहीं मिली है। लेकिन अगर हमें इंस्ट्रक्शन पर देना है 34 या 35 में आए हुए नोटिस के जवाब में हमें अगर रिटर्न फाइल करना था तो उसकी छूट हमें मिली है। क्लियर? दूसरी बात अक्सर कि अपील की बात लिखी गई है तो क्या रिवीजन में नहीं मिलेगा? जी, अपील और रिवीजन दोनों में ही मिलेगा, और नॉट ओनली ड्यू डेट में मिलेगा बल्कि उनका कंडोनेशन का पीरियड भी अगर इसमें कवर हो रहा है तो कंडोनेशन का पीरियड में भी इस पीरियड को जोड़ा जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अब एक बात आती है कि जो असेसमेंट 2014-15 का अब तक कंप्लीट नहीं हो पाया था वो 30 सितंबर तक कंप्लीट हो सकता है। ये डेट बढ़ गई है, इट इज ऑल राइट। सेक्शन 40 जो ये कहता है कि अगर कोई इनकम कोई टैक्स अंडर असेस्ड हुआ है या कोई बंदा लो रेट से टैक्स लगा दिया गया है किसी पर, तो उसका रीअसेसमेंट किया जा सकता है 8 साल तक, वो भी इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन
मैं आपसे एक परिस्थिति की कल्पना करता हूं, 2011-12 फाइनेंशियल ईयर की केस लीजिए आप। 2011-12 का असेसमेंट 2017 तक हो जाना चाहिए था, मार्च तक, और सेक्शन 40 की एप्लीकेबिलिटी 31 मार्च 2020 को लास्ट डेट आ जाती है। 1 अप्रैल 2020 के बाद उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। अब मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ इंफॉर्मेशन आती है, या 10 अप्रैल 2020 को असेसिंग ऑफिसर के पास कुछ इंफॉर्मेशन आती है 2011-12 के बाबत किसी एसएससी के लिए, तो क्या उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 2011-12 को सेक्शन 111 का फायदा उठाते हुए खोला जा सके? मेरा मानना है नहीं, लेकिन ये एक विवाद का विषय रहेगा। विवाद का विषय तो यह भी है कि क्या किसी असेसमेंट के टाइम लिमिट संबंधित सेक्शन को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट द्वारा बढ़ाया जा सकता है? कुछ विद्वानों का मानना है ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मैं इस पर अभी तक कोई ओपिनियन नहीं बना पाया हूं। यही आशा करूंगा कोई इतना बड़ा डिमांड न बने किसी भी असेसमेंट में कि इस पूरे प्रावधान को कोर्ट में चैलेंज किया जाए। मैं आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि कोशिश करें इस दौरान अपने असेसमेंट को कंप्लीट करवाएं। जो भी अपील वगैरह टाइमली करनी है, जिनको जो पेंडिंग है, उन सबको इस समय सीमा में अपील फाइल अवश्य करें और इस ऑर्डिनेंस का, इस नोटिफिकेशन का स्वागत करें, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में सरकार की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाना हम सबका सामूहिक दायित्व है। धन्यवाद।